हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 2 ऑफ मई और हमेशा की तरह आज के सेशन में भी हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अदर सोर्सेज से कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है एग शेल स्कल रूल से रिलेटेड। अब ये टर्म क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं अभी। ये बेसिकली एक तरीके का लॉ प्रिंसिपल है। लॉ में एक प्रिंसिपल होता है जो कि मोस्टली सिविल लिटिगेशन में अप्लाई होता है। इसमें होता क्या है ना, मान लो कि चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है। अब मान लो कि ये वाला पर्सन है, मान लो इस पर्सन की कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसका इस वाले व्यक्ति को कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई पता ही नहीं है। जैसे कि यूँ मान लो कि इसके लेग में, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि मान लो इसके लेग में कुछ पहले से कोई इंटरनल इंजरी हो रखी है, लेकिन इस वाले इंसान को पता नहीं था और खेल खेल में बाय एनी चांस ये क्या करता है कि इसको मान लो लात मार देता है। अब लात मार देता है तो इस वाले इंसान की सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इनफैक्ट इतनी गंभीर हो जाती है कि वो लंगड़ा के चलने लगता है। अब मान लो अगर इसको पहले से कोई ऐसी इंजरी नहीं होती, इंटरनल इंजरी उसके पैर में, तो फिर अगर ये लात मारता है इस वाले इंसान को तो ये केस इतना सीवियर नहीं हुआ होता, क्योंकि खेल खेल में तो छोटी मोटी लगती रहती है, राइट। और इस वाले इंसान के तो ऐसे कोई इंटेंशन भी नहीं थे कि मैं इसको इतना सीरियस घाव दूँ कि भाई वो लंगड़ा के ही चलने लगे। और इसको तो पता भी नहीं था कि इसके पास वो ऑलरेडी किसी इंटरनल इंजरी से सफ़र कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये वाला इंसान बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो जाता है तो ये पहुंचता है कोर्ट में जाता है और कहता है कि इस आदमी से कंपनसेशन मांगे क्योंकि इसकी वजह से मेरी सिचुएशन बहुत सीवियर हो गई है। जबकि ये वाला इंसान कहता है कि जज साहब, हमें तो पता ही नहीं था कि इसके ऑलरेडी इतनी इंजरी हो चुकी है, वरना तो मैं मारता ही नहीं। और खेल खेल में मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि भाई इसको मैं इतनी बड़ी इंजरी पहुंचाऊं कि लंगड़ा के चलने लगे। हम तो खेल खेल में खेल रहे थे और मैंने तो अनइंटेंशनली मारा, मतलब मारा इंटेंशनली, लेकिन इतना कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको इतनी बड़ी इंजरी दे दूँ, तो इसलिए मैं लायबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में आता है फिर एग शेल स्कल रूल। इसके अकॉर्डिंग जज साहब कहते हैं कि देखो साहब, मान लो ये पर्सन ए है और ये वाला बी है, कि माना कि ए को पता नहीं था कि बी ऑलरेडी किसी इंजरी से सफ़र कर रहा है और ए के कोई ऐसे इंटेंशन भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी कि बी को जितना भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन देगा ए। हालांकि उसके इंटेंशन नहीं थे, लेकिन उसके किसी एक्शन की वजह से ही उसकी कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हुई है। यानी कि ए ने कुछ एक्शन किया जिसकी वजह से बी की सिचुएशन थोड़ी और सीवियर हो गई। भले ही उसके इंटेंशंस नहीं थे, लेकिन क्योंकि बी को नुकसान हुआ है इसलिए उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सो यही बात कहता है एग शेल स्कल रूल। तो अब लेकिन सोचने की बात यह है कि इसका नाम एग शेल स्कल रूल ही क्यों पड़ा। तो ये नाम इसलिए पड़ा कि अगर स्कल को देखें तो स्कल काफ़ी एक हार्ड चीज़ होती है, बहुत टफ होता है। वहीं पे एग शेल की बात करें तो बहुत वीक होता है, जो सिर्फ हाथ थोड़ा सा जोर डालते ही टूट जाता है। तो ये नाम वहाँ से आया है कि मान लो जो भी इंसान था उसके स्कल में कोई प्रॉब्लम थी, उसका स्कल बहुत वीक था, लेकिन दूसरे इंसान को मान लो पता ही नहीं था कि उसका स्कल बहुत वीक है और उसने कोई ऐसा काम किया, मान लो ऐसे ही छोटा मोटा मार दिया, ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे कि उसको जान से ही मार दे, ऐसे ही मजाक मजाक में थोड़ा बहुत मारा, जिससे मान लो कि इसको बहुत सीवियर हेड इंजरी हो जाती है। तो इस वाले इंसान का जस्टिफिकेशन क्या होगा कि जज साहब, हमें तो लगा था स्कल काफ़ी टफ होता है, हमें क्या पता था कि इसका स्कल एग शेल का बना हुआ है। एग शेल यानी कि कोई वीकनेस है, तो मतलब कि जो इंसान एक्शन कर रहा है उसको नहीं पता ना कि सामने वाले की कोई वीकनेस है, नहीं तो वो काम ही नहीं करता। तो वहाँ से ये नाम आया है एग शेल स्कल रूल। So it is a common law principle applied in civil litigation in which offender would be held responsible for injuries caused to a person even if intensified due to peculiar conditions of the injured person that offender was not aware of। भले ही ऑफेंडर अवेयर नहीं था कि उसके ऑलरेडी कोई ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से कोई वीकनेस है,
और उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी इतनी बड़ी इंजरी पहुंचाने के, लेकिन फिर भी ऑफेंडर ही रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा जितना भी बनता है। एंड रूल इज़ अप्लाइड फॉर क्लेमिंग एनहांस्ड कंपनसेशन। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, पहले से ज़्यादा सीरियस हो गई है, तो इसलिए उसे एनहांस्ड कंपनसेशन मिलना चाहिए। एंड एज द डैमेज इज़ मोर देन व्हाट कुड हैव बीन ऑर्डिनरीली एंटिसिपेटेड टू बी कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट। और भले ही उतना अगर उसने किसी नॉर्मल इंसान को मारा होता या कुछ ऐसा किया होता जिससे कि उसका कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उस इंसान की ऑलरेडी कोई वीकनेस थी जिसकी वजह से उसकी इंजरी और बढ़ जाती है या फिर उसकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है, तो उस केस में कंपनसेशन देना बनता है। ये कहता है एग शेल स्कल रूल। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में कैसे आया। न्यूज़ में यूँ आया कि एक महिला है ज्योति देवी नाम की, इनका हुआ था अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अब अपेंडिक्स तो हटा दिया गया, लेकिन हुआ यूँ कि उनका पेन तब भी कम नहीं हुआ। 4 साल तक वो काफ़ी परेशान होती रही, हॉस्पिटल के विजिट्स करती रही। उसके बाद उन्हें समझ में आया, किसी डॉक्टर से पता चला कि उनके एब्डोमेन में एक निडल रह गई थी ऑपरेशन के टाइम पे नेग्लिजेंस की वजह से, जिसकी वजह से उनका जो एब्डोमेन पेन है वो बंद नहीं हो रहा था। अब क्योंकि वो काफ़ी परेशान रही और इतना उन्होंने जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर किया, तो वो जाती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में और क्लेम करती है कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इन्हें 5 लाख तक का मुआवजा देने की बात करता है, मतलब हॉस्पिटल को ऑर्डर करता है कि आपकी वजह से मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो आप इस लेडी को 5 लाख रुपए जो है दे दीजिए। अब हॉस्पिटल अपील करता है इस ऑर्डर के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर फोरम में। स्टेट कंज्यूमर फोरम में जब पूरा मुद्दा सुना जाता है तो वो कंपनसेशन को रिड्यूस कर देते हैं 1 लाख तक, और फिर पहुंचता है मुद्दा वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, फिर जाता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में, जहाँ पे उसको एनहांस करके 2 लाख कर दिया जाता है। उसके बाद भी मुद्दा ख़त्म नहीं होता तो पहुंचता है हमारे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एकदम अनजस्ट है, ये एकदम इट इज़ नॉट फेयर कि आपने कंपनसेशन को और रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वो लेडी इतना परेशान रही 4-5 साल, और उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आने में अराउंड 10 साल लग गए, तो इतना जो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी, तो 5 लाख तक का कंपनसेशन तो बनता ही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने भी कहा था, तो उन्हें 5 लाख तक का कंपनसेशन दे दीजिए, ये हॉस्पिटल वालों को कहा। अब स्टेट और नेशनल के जो कंज्यूमर फोरम थे उन्होंने एग शेल स्कल रूल अप्लाई किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले बात तो इस वाले केस में एग शेल स्कल रूल लगता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि महिला के ऑलरेडी कोई पहले से मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन सीरियस हुई हो, बल्कि ये तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। भाई निडल अंदर रह गई थी, कोई पहले से निडल थोड़ी अंदर थी, तो ऑपरेशन के दौरान निडल अंदर रह गई थी और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, इसलिए 5 लाख रुपए देने बनते हैं। तो पहली बात तो ये कही कि फोरम ने एगशेल स्कल रूल गलत लगाया है, और ये भी कहा कि चलो एगशेल स्कल रूल लगाए भी तो भी कंपनसेशन ज़्यादा बनता है, क्योंकि एगशेल स्कल रूल यही तो कहता है कि भाई भले ही उसकी मेडिकल कंडीशन थी पहले और जिसका तुम्हें पता नहीं था, तो लेकिन फिर भी कंपनसेशन देना बनता है। तो लगता तो भी कंपनसेशन देना बनता, लेकिन इस केस में तो लग भी नहीं रहा ये वाला रूल। दूसरा मैंने बता दिया कि क्योंकि शी सफर्ड पेन फॉर मोर देन 5 years एंड केस टुक मोर देन अ डिकेड टू बी डिसाइडेड, सो 5 लाख कंपनसेशन वाज गिवन टू हर। सो ये बातें इसमें आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें सिर्फ याद करने की बात ये है कि एगशेल स्कल रूल होता क्या है। ये पूरा केस मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ पहली वाली जो ये स्लाइड है ये याद रखनी है, बाकी चीज़ें भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं जियोथर्मल प्रोजेक्ट पर। जियोथर्मल प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें कि हमारे अर्थ की हीट को यूज़ किया जाता है कोई एनर्जी जनरेट करने के लिए, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ONGC नाम की जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट सेट करेगी एट पुगा इन लद्दाख। सो जून में ये ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा इनका प्लान है। अब इन्होंने 2 साल पहले यानी कि 2022 में भी ये स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गए थे जिसकी वजह से वो हो नहीं पाया था।
और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रोजेक्ट कुड ओपन अप अ सोर्स ऑफ एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस हीटिंग एंड इरिगेशन इन द कोल्ड रीजन ऑफ लद्दाख। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें एमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लद्दाख वाले एरिया में। सो इनका प्लान है बेसिकली 2 जियोथर्मल वेल 1000 मीटर की डेप्थ तक के कंप्लीट करेंगे बाय सितंबर, ठीक है। और इन वेल से होगा क्या, ये जियोथर्मल वेल इट विल हेल्प पाइप hot water or steam to the surface which is then used to power a turbine to generate electricity। बेसिकली उन वेल्स से काफ़ी जो गर्म पानी निकलेगा या फिर स्टीम जो निकलेगी उसको यूज़ करके टरबाइन को पावर किया जाएगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इसमें माना जा रहा है पुगा वाले रीजन में वाटर विद द टेम्परेचर ऑफ 220 डिग्री सेल्सियस इज़ एक्सपेक्टेड ओवर देयर। और ये बोला जा रहा है कि सब कुछ सही जाता है तो पावर प्लांट ऑफ एटलीस्ट 1 मेगावाट कैपेसिटी सेटअप हो जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर। और ओएनजीसी को एडवाइस कौन कर रहा है इस पूरे मुद्दे पे, तो कुछ कंसल्टेंट्स हैं फ्रॉम आइसलैंड, वो इनको इस पूरे प्रोजेक्ट में एडवाइस कर रहे हैं। आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि खुद जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करता है अपने अराउंड 2/3 प्राइमरी एनर्जी नीड के लिए। अब इसमें बाकी चीज़ें याद नहीं भी रहे तो कोई ना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है और कौन ला रहा है सबसे पहला, ओएनजीसी, और कहाँ पे, लद्दाख में पुगा वैली पे। सो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जियोथर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डराइव्ड फ्रॉम द हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। हीट जो होती है अर्थ के अंदर उसको यूज़ करते हैं। और हीट आती कहाँ से है, तो अर्थ का जो फॉर्मेशन वगैरह हुआ था या फिर जो रेडियो एक्टिव डिके होता है मिनरल्स का, उससे काफ़ी हीट जनरेट होती है, उसी से पानी जो है नीचे गर्म हो जाता है। एंड द स्टीम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर हीटिंग बिल्डिंग्स, फार्मिंग, फीडिंग वार्म पूल्स। मतलब सिर्फ एक काम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं, इसके काफ़ी अलग अलग यूज़ भी हो सकते हैं जैसे कि ये सब। एंड इट कैन ऑल्सो बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर इस बार सक्सेसफुल हो गया तो। और लास्ट टाइम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो वहाँ पे जब ड्रिलिंग वगैरह हुई तो पानी जो आया वो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ गया था, एकदम अनकंट्रोल प्रेशर से, तो वैसा भी नहीं चाहिए था। तो इस बार इन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट्स रखे हैं ताकि पिछले बार वाली जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, ठीक है। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं मेंस में। सबसे पहला तो रिन्यूएबल है, इससे कोई बहुत ज़्यादा एमिशंस नहीं होते, बहुत ही मिनिमल एमिशंस होंगे। और जो पानी यूज़ किया जाता है उसको वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के अंदर ही, तो एकदम रिन्यूएबल है। उसके अलावा स्टेबल भी है, जैसा कि सोलर और विंड एनर्जी में तो होता है कि जब सन आएगा, सनलाइट होगी तभी जनरेट किया जा सकती है, लेकिन या फिर हवा चल रही है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें 24/7 हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो आती है। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन लंबे टाइम में ये बेनिफिशियल रहता है। डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं कि एक तो लोकेशन डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर पता हो कि यहाँ पे गर्म पानी बहुत ज़्यादा मिल सकता है उसी लोकेशन पे इसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इसके बाद इतनी ज़्यादा ड्रिलिंग होती है, इतने डीप जो वेल्स इसमें डिग किए जाते हैं, उससे जियोलॉजिकल रिस्क भी होती है कि भाई कुछ सेस्मिक एक्टिविटी नहीं हो जाए, अर्थक्वेक वगैरह नहीं आ जाए। और तो और ड्रिलिंग के टाइम कभी कोई हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज़ नहीं हो जाए, तो वो रिस्क रहती है। और हाई इनिशियल कॉस्ट तो है ही कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद वक्त के साथ क्या होता है ना, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि मान लो आने वाले टाइम में बहुत जब आगे जाएंगे हम और मान लो वहाँ पे गर्म पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो ये सारे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हमने पढ़ लिया। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। अब आता है ISSAR 2023। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023। इसको कंपाइल किसने किया? तो इसे कंपाइल किया IS4OM ने, जिसका फुल फॉर्म है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। रिलीज़ किया S सोमनाथ जी ने, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। और इस रिपोर्ट में बताते क्या है? ये रिपोर्ट बेसिकली असेस करती है वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पेस एसेट्स इन आउटर स्पेस टू हज़ार्ड्स लाइक मेटेओर्स, कॉमेट्स। 2023 में 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 2023
क्योंकि हम हमारे स्पेस में भेज तो इतने सारे असेट्स रहे हैं, लेकिन वो वल्नरेबल होते हैं कि भाई कुछ कोलिजन नहीं हो जाए मेटेओर्स वगैरह से, कॉमेट्स वगैरह से, तो उस वाले हैज़ार्ड्स को ये पूरा असेस करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो इन्होंने बताया कि टोटल 3143 ऑब्जेक्ट्स ऐड किए गए 2023 में, एंड टोटल 127 इंडियन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड टिल 2023। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसकी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं 22 लो अर्थ ऑर्बिट में, 29 इन जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। उसके अलावा हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी जो इसे कंपाइल करती है IS4OM, ये ऑपरेशनल हुई सिंस 2022 और इसका एम यही है कि सेफगार्ड करे इसरो के जो स्पेस एसेट्स भेजे जाते हैं उनको कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं और इंटरनेशनल गाइडलाइंस से कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं। आई होप आपको आया हो समझ। इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।